अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है रिजिड बॉडी के बारे में। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो जनाब, रिजिड बॉडी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होती हैं उससे रिजिड बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। फिर जो मेजर हमारा टॉपिक है, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, जो फिर इसमें देखेंगे कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी कितने होते हैं। तो ये सारा आज का हमारा बेसिक टॉपिक है, फिर आगे से आगे चलेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। तो मेन हेडिंग होगी रिजिड बॉडी। तो मैंने तीन मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया रिजिड बॉडी को। सबसे पहले आप कह सकते हैं सादा सादा सी डेफिनेशन के रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें बॉडी के अंदर जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी फिक्स रहती है। यानी जो उस रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये एक सादा सी डेफिनेशन है। फिर इसी को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि रिजिड बॉडी को हम कह सकते हैं कि चलते वक्त अगर बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके दरमियान में जो रिलेटिव पोजीशन है वो ना बदले, वो कांस्टेंट रहे, तो हम बोलेंगे ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी है। यानी एक रिजिड बॉडी चल रही है तो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के दरमियान में जो रिलेटिव पोजीशन है वो कांस्टेंट रहे, वो अनचेंज रहे, तो हम बोलेंगे ये रिजिड बॉडी है। फिर जो थोड़ी सी कह लें एक जो डेफिनेशन जो आगे हमने चलानी है वो क्या है, हम कहेंगे एक रिजिड बॉडी को कंसीडर करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिस पे हमने सेट ऑफ कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। ठीक है, तो आपके पास जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा समझाना चाहूं, मैं कहूंगा सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल हैं। तो हम उसमें होलोनोमिक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो होलोनोमिक कांस्टेंट कौन से होते हैं कि जिनको आप इक्वेशन की सूरत में समझा सकें। तो वो क्या है, आर आई जे बराबर है सी आई जे के। मतलब आर आई जे क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन आयत एंड जेथ पार्टिकल में, और ये आपके पास ऑल टाइम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये ऊपर वाली ही बात है। यानी इसी बात को जरा एक थोड़ा सा कह लें कि कंस्ट्रेंट की लैंग्वेज में समझाया कि एक शर्त आयद कर दी आपने। ठीक है, एक कंडीशन लगा दी कि भाई आयत और जेथ पार्टिकल के बीच की जो दूरी आर आई जे है आप उसे कहेंगे ये सी आई जे रहेगा, यानी ऑल टाइम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसे मैंने इक्वेशन 1 की सूरत में जाहिर कर दिया। तो बात समझ आ गई। तो सादा सा मुद्दे की बात क्या है कि ऐसी बॉडी जो एज अ होल मूव करती है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, रिजिड बॉडी। ओके होगी बात। अब जो कोई भी अगर हम बॉडी देखें, जैसे एक बॉडी में इलास्टिक डिफॉर्मेशन आती है जिससे उसका साइज और शेप में क्या आती है, चेंज आती है। फिर हम जानते हैं तमाम बॉडीज एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर पार्टिकल बनते हैं जो हमेशा एक कंटिन्यूअस मोशन के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर आप बात करो, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहा है उसके अंदर। तो अब यहां पे जब हम माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देख रहे हैं, ये यानी ये मोशन देख रहे हैं, तो हम कहेंगे ये इतनी स्मॉल होती हैं कि आप इनको निग्लेक्ट कर देंगे और बॉडी को ट्रीट कर सकेंगे किस तौर पे, रिजिड बॉडी के तौर पे। तो मुद्दा समझ आया कि माइक्रोस्कोपिक चेंजेस को हम निग्लेक्ट कर देंगे और बॉडी को ट्रीट मान करेंगे किस तौर पे, रिजिड बॉडी के तौर पे। अब जब हम मोशन देखते हैं रिजिड बॉडी की, तो हम कहेंगे कि किसी भी रिजिड बॉडी की मोशन को समझना हो तो उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन को पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें पता हो तो आप उसकी मोशन को कंप्लीटली समझ जाएंगे। अब हम कहेंगे कि रिजिड बॉडी में दो तरह की मोशन होती है, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। ये भी बात समझ आ गई। अब अगली बात बड़ी अहम है कि जब भी आप रिजिड बॉडी की मोशन समझा रहे होंगे तो वो कॉम्बिनेशन होगा किस किस का, रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन का। ये नहीं समझना कि अकेली रोटेशनल मोशन भी हो सकती है, अकेली ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है, नहीं, कॉम्बिनेशन होगा हमेशा आपके पास। अब इसमें जरा रोटेशनल मोशन की बात को समझते हैं। हम कहेंगे कि जब आपके पास रिजिड बॉडी की मोशन में हम कहेंगे वो एक पॉइंट फिक्स कर लें या दो पॉइंट फिक्स करके जब आप किसी मोशन को देखेंगे तो वो आपकी मोशन ऑफ रोटेशन होगी। जबकि जब आप इन जनरल मोशन देख रहे होते हैं तो आप कोई पॉइंट फिक्स नहीं करते, आप वैसे बगैर फिक्स किए हुए मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। मगर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में एक पॉइंट फिक्स कर लें या दो पॉइंट फिक्स करके जब आप मोशन को स्टडी करेंगे तो वो मोशन ऑफ रोटेशन होगी। इसको आगे डिटेल में मैं समझाता हूं इस बात का असल मकसद क्या है।
फिर क्या जनाब, अगर आप मोशन ऑफ रिजिड बॉडी को देखें जिसमें तमाम पॉइंट सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन के साथ सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो हम ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो ओवरऑल मोटी मोटी सी डेफिनेशन अब आपको पता चल चुकी है कि मोशन ऑफ रोटेशन क्या होता है और मोशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है बात। अब जरा कोऑर्डिनेट्स का रोल लेके आते हैं और इस बात को समझते हैं कि एक पॉइंट दो पॉइंट के फिक्स करने का क्या मतलब लिया जाता है। तो जनाब, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिजिड बॉडी, कि भाई आपने अब रिजिड बॉडी की मोशन को समझना है तो कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स तो होंगी आपके पास, तो वो हमारा अब ये बेसिकली समझने का कंसेप्ट है। तो हम जब भी रिजिड बॉडी की मोशन को देखेंगे तो हम कहेंगे तो कोई से तीन पॉइंट्स ले लेंगे कोऑर्डिनेट्स, और वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए। शर्त होगी ये, मैंने रेड कलर में इसीलिए लिखा है कि वो तीन पॉइंट्स जो आपने चुने हैं, जो आपके तीन पार्टिकल्स कह लो जो आपने रिजिड बॉडी के अंदर चुने हैं, वो सेम लाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपने इनके कोऑर्डिनेट्स देख लेने तीन पॉइंट्स के। तो अब आप कहेंगे कि अगर उसमें एक पॉइंट फिक्स कर दें तो इसका मतलब वो हमारी रिजिड बॉडी आपके पास उस पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस पे रोटेट कर सकती है। अगर आप दो पॉइंट फिक्स कर देंगे तो वो बॉडी आपके पास उन दो फिक्स पॉइंट के ऊपर से जो एक्सिस गुजरेगा उसके गिर्द रोटेट कर सकती है। मगर जो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो उस एक्सिस पे नहीं है, तो आप कहेंगे वो हमें उस रिजिड बॉडी की लोकेशन बता सकता है स्पेस में। बात समझ रहे हो? अब आपने ये चीज टेक्निकली समझनी है कि ये बड़ी अहम बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर एक पॉइंट आपके पास फिक्स किया गया है बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसमें से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। अगर दो पॉइंट फिक्स किए गए हैं तो बॉडी उन दो पॉइंट्स में से जो आपके पास है गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकती है। मगर जो थर्ड पॉइंट है उस लम्हे, चूंकि वो उसकी लाइन में तो नहीं होगा, वो मैंने शर्त पहले रख दी थी, तो अब आपके पास वो अकेला आपको उसके क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा स्पेस के अंदर। ठीक है, तो अब आप इन बातों को जरा ध्यान में रखते हुए मैं इसको तफसील से समझाता हूं। तो मुद्दा ये हुआ कि रिजिड बॉडी की जो पोजीशन है उसमें जो हर पार्टिकल की पोजीशन है वो आप कैसे बता सकते हैं? आप कहेंगे पोजीशन ऑफ एनी वन ऑफ द पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट याद आ रहा है ना, और जैसे कि सेंटर ऑफ मास हो गया, और फिर आपने प्लस लिखा ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, तो क्या मतलब कि रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं अगर आप उनकी पोजीशन मालूम करना चाहते हैं तो आपको जैसे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, पोजीशन पता हो, और प्लस बॉडी की ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए उस पॉइंट के गिर्द। ठीक है, तो अब इसमें मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए होंगे आपकी रिजिड बॉडी को समझाने के लिए। अब ये 6 कोऑर्डिनेट कैसे आए, क्या बने, ये सारा समझना है। अब ये 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं। जब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है तो हम कहेंगे ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपके पास रिजिड बॉडी के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब ये बने 6 आ कहां से गया, ये कहां से नाजिल हो गया, ये समझते हैं। हम कहेंगे कि अगर आपने एक पॉइंट की यानी बॉडी के अंदर एक पॉइंट है उसकी पोजीशन देखनी है तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3। जैसे एक्स वाई जेड होता है आपके पास स्पेस के अंदर, आप किसी एक पॉइंट की पोजीशन देखना हो तो 3 कोऑर्डिनेट आप देखेंगे। ये तीनों आपके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं, जैसे एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये आपको एक पॉइंट की लोकेशन देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपके पास जिसमें रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगी किसी एक फिक्स या इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस से। जैसे आम सादा कोई पॉइंट मूव कर रहा होता है किसी एक पॉइंट यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, तो कोई एक पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तीनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो 6 में से तो कितने की समझ आ गई आपको? 3 की, कि एक पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। आगे चलते हैं। अब जनाब आपके पास आपको 2 एंगुलर कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अब वो पहले पार्टिकल के जो आपने पोजीशन ढूंढ ली किसकी मदद से? 3 कोऑर्डिनेट्स की मदद से। अब जो दूसरा पार्टिकल है उसकी पोजीशन चाहिए, तो वो आप किसकी मदद लोगे? 2 एंगुलर कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, जो अब आप पहले के लिहाज से, ये बड़ी अहम बात है, ये दूसरे वाला पहले के लिहाज से फिक्स डिस्टेंस पे है। ओके होगी, ये हमारी बुनियादी डेफिनेशन है। तो अब आप कहेंगे कि 2 कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होंगे
जो आपको लोकेशन देंगे, जो आपको पता करके बताएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पॉइंट से जहां पे आप रोटेट करवा रहे हैं, रोटेशन देख रहे हैं। ठीक होगी बात। तो इसी तरीके से जो थर्ड पार्टिकल की पोजीशन आपने मालूम करनी है, उसके लिए सिर्फ कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? एक। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस जो पहले और दूसरे दोनों के लिहाज से फिक्स है। तो इसका मतलब ये जो एक कोऑर्डिनेट होगा ये इन टर्म ऑफ एंगल आ जाएगा आपके पास। तो मुद्दा समझा? पहले पार्टिकल के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 3। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए कितने चाहिए? 2। और तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए कितने चाहिए? 1। तो टोटल कितने हो गए? 3 2 1, तो 6 हो गए टोटल। ठीक है, यही मैंने कहा था कि ये जो 6 कोऑर्डिनेट है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनमें से 3 क्या बताएंगे? ट्रांसलेशनल मोशन, और 3 क्या बताएंगे? रोटेशनल मोशन। अगर आप जरा इस बात को दोबारा समझो, तो ये जो आपने पहले पॉइंट की पोजीशन देखी थी, 3 कोऑर्डिनेट, मैंने उस वक्त याद है क्या बोला था? एक्स वाई जेड। तो क्या ट्रांसलेशनल समझ आ रहा है? क्या लीनियर समझ आ रहा है? और यहां पे देखो लफ्ज क्या आया? एंगुलर। यहां पे लफ्ज क्या आया? एंगल। तो इसका मतलब अगले जो आपका सेकंड और थर्ड पार्टिकल की जो आपने पोजीशन देखनी है, उसके लिए आपको कौन से कोऑर्डिनेट्स चाहिए? एंगुलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो इनमें इसका मतलब क्या हुआ? देसी जुबान में 3 आपको चाहिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और 3 चाहिए आपको रोटेशनल मोशन के लिए। तो जो 6 कोऑर्डिनेट्स आप बने, इसका मतलब ये मेरे पास पार्टिकल की पोजीशन मुझे एग्जैक्ट बता देंगे। तो अब 6 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, तो इसका ना इक्वेशन ऑफ मोशन भी 6 बनेंगी, जिनमें से 3 रोटेशनल होंगी, 3 आपकी ट्रांसलेशनल होंगी। ये तो हम सिर्फ 3 का जिक्र कर रहे हैं। आपने समझना है कि बाकी जितने भी पार्टिकल हैं वो इन 3 के लिहाज से तो फिक्स ही है ना। तो अब आप इन 3 की मोशन से पूरी रिजिड बॉडी की मोशन को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बेसिक कंसेप्ट था कि रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी की मोशन में कौन सी मोशन शामिल होती हैं। आपको पता चला कि रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल है। फिर आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का पता चला कि आप टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स के साथ रिजिड बॉडी की मोशन को समझ सकते हैं, यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, उनमें से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन को लिंक करेंगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी रोटेशनल मोशन को लिंक करेंगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।